आज के इस इनकलाबी इजलास के सदर और हम सबों के बावकार सदर, पूरे हिंदुस्तान में गरीबों, मजलूमों, दलितों की तवाना आवाज़ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र से तशरीफ फरमा शेर महाराष्ट्र, दलितों और कमज़ोरों की बेखौफ और तवाना आवाज़ और पार्टी के कौमी तर्जुमान जनाब भाई वारिस पठान साहब, साबिक रुकन असम्बली महाराष्ट्र, आज के इस जलसे के मुनक़िद करने वाले यहाँ के बहुत ही बहादुर विधायक, आप सबों के मकबूल लीडर और पार्टी के उम्मीदवार जनाब भाई तौसीफ आलम साहब, डाइस पे तशरीफ फरमा जनाब भाई चेयरमैन फैयाज आलम साहब, पार्टी के सीनियर लीडर और यूथ प्रेसिडेंट बिहार और पार्टी के तर्जुमान जनाब भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, किशनगंज के जिला अध्यक्ष जनाब भाई नसीम अख्तर साहब, अररिया से तशरीफ फरमा जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, जनाब भाई मुखिया मुर्शिद साहब, अररिया से राशिद आलम साहब, पार्टी के मजबूत और पुराने लीडर जनाब भाई इसहाक आलम साहब, जनाब भाई मुक्तदा साहब, अजीजी एडवोकेट शम्स आगाज साहब, मनेका चौधरी जी जो मधेपुरा से आई हैं, कपिल देव पासवान साहब जो कटिहार से आए हैं, जनाब मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, जनाब मुखिया गुलाम हसनैन साहब, मेरे बड़े भाई और पार्टी के मजबूत साथी जनाब भाई सादिक समदानी साहब, जनाब किबला मुखिया असलम जफर साहब, अजीजी सरवर बाबू एक्स चेयरमैन किशनगंज, पार्टी के पुराने साथी अजीजी जुम्मन बाबू, मौलाना हाफिज नईम साहब तूफानी और बहादुरगंज के हमारी पार्टी के दिगर जिम्मेदार साथियों और कुर्ब जवार की बस्तियों से आए हुए और पूरे असम्बली हलके के से आए हुए नौजवानों, बुजुर्गों और अजीज़ों, मौसम की खराबी के बाद भी आपकी तादाद इस बात की अलामत है कि आप सब ने और हम सब ने फैसला कर लिया है कि तूफान के रुख को मोड़ देने का अज़्म हम रखते हैं और हम जुल्म से डरते नहीं हैं, बल्कि जालिमों के पंजों को मरोड़ने की शक्ति अपने दरमियान में रखते हैं। आज का आपका ये जलसा इस बात की अलामत है। हाट और बाजार का दिन होता तो लोग कहते कि हाट आ गए हैं, शाम का वक्त होता तो लोग कहते हैं कि शाम के वक्त तो बाजार में मेला होता ही है, लेकिन दोपहर से ऐन कब्ल आपका ये जम्मे गफीर इस बात की अलामत है कि आपने पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी का मजबूत इजहार किया है। मैं इसके लिए जनाब माजिद हुसैन साहब जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने कलील वक्त में पार्टी के बिखरे हुए कारकुनों को जोड़ने की कोशिश की है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जनाब तौसीफ आलम साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि बहादुरगंज का कर्ज MIM पर बहुत है और मैं खुद इसका बहुत कर्जदार हूँ। नौजवानों, मैं 2015 में जब पार्टी यहाँ आई तो मुझे सबसे पहले ऑफर कहीं से अगर इलेक्शन लड़ने का हुआ था तो बहादुरगंज से हुआ था और बहादुरगंज के लोगों की वो मोहब्बत थी। जब 2019 में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा तो कोचाधामन के बाद सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी ने दिया था तो बहादुरगंज असम्बली का हल्का था, इसलिए आपके बड़े एहसानात हैं। फिर 2020 में असम्बली का इलेक्शन हुआ तो आपने रिकॉर्ड वोट से MIM के कैंडिडेट को जिताने का काम किया और फिर 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो आपने कोचाधामन के बाद सबसे ज़्यादा वोट अगर कहीं मिला तो बहादुरगंज की सरजमीन है। इसलिए बहादुरगंज के नौजवानों में बड़ा कर्जदार हूँ और मेरी पार्टी भी कर्जदार है। मैं भूल जाऊँ शायद, ये न कह सकूँ तो मुझे मलाल होगा। इंसानी जिंदगी का क्या ठिकाना,
अभी मेरी एक अजीजा है सदबिटा में, अजमल बाबू की अहलिया, जवान लड़की, ठोकर खाई, गिरी और दम तोड़ दी। शायद मेरा भी दम टूट जाए और मैं ये कर्ज अदा न कर सकूं। खुदा के वास्ते घर लौटना तो अपने बूढ़े दादा को, अपनी अम्मी और दादी को और अपने उन भाइयों को जाकर मेरा सलाम शुक्राना जरूर कह देना कि अख्तरुल ईमान तुम्हारा एमपी तो नहीं बन सका है, लेकिन आज भी तुम्हारी खिदमत में अदब से सलाम अर्ज करता है, ये जरूर पहुंचा देना। मेरे अजीजों, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। 1-2 दिन के अंदर में कोड ऑफ कंडक्ट का ऐलान होना है और इस वक्त पूरा मिजाज बन चुका है कि हमें अपने बारे में क्या करना है। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है कि हमारे बेशतर लोगों ने हमें से हुकूमत साजी की बात करी। आज भी कुछ लोग हैं जो लोग हमारे लोगों को बहकाने लगे कहते हैं कि साहब हम लोग तो फला की तरफ है, हुकूमत तो बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की बननी है। अगर बिल को फाड़ भी दिया, अवैसी साहब ने क्या कानून रुक गया? अवैसी साहब ने तो अकेले वक्फ बिल की मुखालिफत की थी, बाकी 228 लोग कौन थे? उनको बता देता हूं कि चिराग से चिराग को रोशनी मिलती है। तारीख में नाम उसी का लिखा जाता है जो शहादत में पहले अपनी गर्दन को पेश करता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे तलाक बिल का मसला हो, चाहे सीएए का काला कानून हो, या फिर वक्फ का ये गैर आईनी कानून हो, इसके खिलाफ अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मजबूत से आवाज नहीं उठाई होती तो ये बेशरम लोग जो अपने आप को सेकुलर भी कहते हैं और कॉमनल एजेंडों पर काम भी करते हैं, उनके लब पर मुहर लगे हुए रहते, ये बोल नहीं पाते। उसको बोलने के लिए किसी ने मजबूर किया है तो एमआईएम ने बोलने पर मजबूर किया कि हक बोलो, अगर मुसलमानों का वोट लेना है तो इनकी आवाज में इनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। आज उनको बोलने पर हमने मजबूर किया है। अभी यही लोग कहते थे कि हम लोग बीजेपी की बी टीम है और आप लोगों से भी कुछ लोग सर हिलाते थे और हमारे मुखालिफिन इस बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते थे और मीडिया के साथियों का तो सबसे बेहतरीन मौजू होता था जब हमको बी टीम कहते थे, दूसरों से पूछते फिरते थे। आज मीडिया के लोगों के पास भी पूछने की कुव्वत नहीं है। बिहार में मुसलमानों की तादाद 18% है। अगर मल्लाहों की तादाद के एतबार की वजह से अगर मल्लाह के लिए टिकट होना चाहिए, मुकेश सैनी का अगर मुतालबा है, अगर कोयरी कुर्मी की तादाद से कोयरी कुर्मी की सीट तय होनी चाहिए, अगर माझी की वजह से माझी की आबादी की वजह से माझी की सीट तय होनी चाहिए, तो यकीनन है कि बिहार के 18% मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट असेंबली में कम से कम 43 तो उसकी वाजिब हिस्सेदारी होती है और सारे लोग वोट नहीं देते हैं तो राजद और गठबंधन जहां इलेक्शन लड़े तो वहां कम से कम तो 50-60 सीट तो मुसलमानों की अपनी वाजिब हिस्सेदारी होती है। लेकिन आप जानते हैं आपके साथ क्या होता है? 18% जादव भाई है, इनमें से 6% जा चुके हैं बीजेपी में, मालूम है कि नहीं? जादव बीजेपी में एमपी है कि नहीं, एमएलए है कि नहीं? लेकिन मुसलमानों का कोई है क्या? नहीं है। गलती से 1-2 गए भी थे जदयू में, तो जदयू में भी उनका खाता जब्त हो गया और जदयू को जब नहीं मिला वजीर बनाने के लिए तो हमारे गठबंधन से जीते हुए एक आदमी को सबसे पहले भगाया, जिसका नाम खान है, जो इस वक्त बना हुआ है आपका वजीर अक़लियती उमूर। जरा सोचो तो सही कि वो बीजेपी में भी चले जाए, तब भी राजद जब टिकट तकसीम करे तो जादवों को 58 टिकट, 8% जादव को 58 टिकट और 18% मुसलमानों को 17 टिकट। इन बेगैरतों को जरा बताओ कि अगर गैरत की जिंदगी जीना चाहते हो तो इज्जत के लिए लड़ाई लड़ो। लड़ने वाला ही इज्जत पैदा करता है, झुकने वाला तो अपनी नस्लों को बर्बाद कर जाता है। जो लोग झुक उन करके दोगे नहीं जी, जो झुक जाता है वो तो मर जाता है, उसकी नस्लें गुलाम हो जाती हैं। एमआईएम आई है सिर्फ आपको, बहुत सारे लोग कहते हैं। कल एक साहब ने लिखा कि अख्तर साहब यहाँ क़यादत की बात करते हैं, जहां 12% मुसलमान है वहां कौन सी क़यादत उठेगी?
इन नादानों की समझ में यह बात नहीं आती कि 5%, 7% ब्राह्मणों ने अपनी क़यादत खड़ी कर दी है, तो ऑफिस में भी उसे प्रणाम करते हो और सियासत में भी उनको सलाम करते हो। यकीन जानो मेरे नादान भाइयों, अगर सीमांचल से मुसलमानों की क़यादत खड़ी हुई तो मजलूम मुसलमान देश के किसी कोने में भी हो, उसकी हिमायत की आवाज जरूर उठाएगा और उसके मसले को हल करेगा। या नहीं देख तो आंखें खोलकर कि आज हाफिज जुनैद के साथ हो, अखलाक के साथ हो, बिल्किस के साथ हो, बिहार के दर्जनों मसाइल हैं। बिहार में यही नीतीश कुमार के घर में, बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया को जलाया गया और 200 साल के पुराने मदरसे को जलाया गया। लगभग 4000 से ज्यादा मजहबी किताबें जलाई गई, लेकिन किसी की आवाज उठी? आवाज नहीं उठी। अगर आवाज उठाई, 51 मुसलमानों के चुन चुन कर घरों को जलाया गया। MIM वहां गई तो सरकार को मजबूर होना पड़ा और उनको मुआवजा देना पड़ा। अरे भाई, पंचायत की सियासत का तुमको शऊर नहीं है और असेंबली और पार्लियामेंट की बात करने चले हो? अरे क़यादत कैसे खड़ी होती है? क़यादत खड़ी होती है आपके MLA होंगे, आपके MP होंगे तो बात उठेगी, बात बढ़ेगी आगे। तो और बता दो, आजादी के 78 साल मुकम्मल हो गए। ये बताओ कि 3 पुल थे महानंदा में, एक पुल डंगरा में, वो जरूरत थी 7 स्टेट्स की, आसाम मणिपुर के लिए सरकार को बनाना लाजिम था। एक मस्तान चौक का पुल जिसको पलाना सरकार के लिए लाजिम था। बहादुर का BDO कैसे किशनगंज जाता और किशनगंज का DM कैसे दिघलबाग आता, यह सरकारी जरूरत थी। तेसरा पुल तैयबपुर में जो 1912 का जो नैरो गेज था रेलवे का, उसको रोड पुल बनाया गया। लोग वजीर बने, क्यों नहीं उठी महानंदा नदी में पुलों की बात? 2018 में MIM ने पुल निर्माण संघर्ष समिति बनाया और हम लोगों ने चीख कर असेंबली में आवाज उठाई कि मेरे सीमांचल के लोग मजदूरी भी तुम नहीं देते, कल कारखाने भी नहीं है, सैलाब की तबाही से बचाव भी नहीं है। हमारा 15 दिन, 17 दिन, 20 दिन का दूल्हा अपनी बेगम को छोड़कर उनकी हथेली के मेहंदी के रंग भी फीके नहीं पड़ते, मजदूरी के लिए दिल्ली और पंजाब जाता है। माँ मरती है, बेटा पंजाब में सी सकता है, बाप के लाश को दूसरा कंधा देता है। हम उस जमीन से आते हैं, मेरे टैक्स के पैसे से पटने में तुम फ्लाईओवर बनाते हो, गंगा में 5-5 किलोमीटर पर पुल बनाते हो, हमारे 50 किलोमीटर पर पुल क्यों नहीं है? जवाब दो। ये बात आगे पहुंची और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, कुछ लोग कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इलेक्शन का जमाना हुआ आ गया। अरे याददाश्त इतनी कमजोर है क्या? अपने अब्बा अम्मी का भी नाम भूल जाते हो क्या? तुमको मालूम नहीं है कि कई बार बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आए? तुमको अगर याद नहीं हो तो पूछ लो अपने पड़ोसियों से कि बैरिस्टर असदुद्दीन सीमांचल ही नहीं आए, बल्कि रसेली पुल की जगह पर गए, खाड़ी का पुल अधूरा था वहां गए, खरखरी घाट में उतरे और इनकी शख्सियत चूंकि बैनुल अक़वामी है और हिंदुस्तान के तमाम तर मीडिया ने खबर चलाई कि अख्तरुल ईमान जो कहता है असेंबली में कि 50-50 किलोमीटर पर पुल नहीं है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद से आकर सीमांचल के मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा है, तो वाकईतन सीमांचल के लोगों पर जुल्म हुआ है। और देखो, उसके बाद से ही महानंदा पुल पर तामीर का काम शुरू हुआ। बोलो, जवाब दो। वजीर थे, नहीं बना सके। आवाजों का असर होता है, आवाज का असर नहीं होता। मैं एक वाकया सुना देता हूं। एक बादशाह बीमार पड़ा एक बार, अब बड़े बड़े हकीम आए, इलाज नाकाम हुआ, बड़े बड़े बुजुर्ग आए, दुआएं नाकाम गई। एक बेचारा फटे पुराने कपड़े में फकीर आया और वजीर से कहा मुझे बादशाह के सरहाने ले चलो। तो कहा क्या बात है? कहा मैं फकीर हूं, दुआ करूंगा। तो चूंकि बीमार बादशाह का वजीर बाख्तियार होता है, इसके चेहरे बुशरे देखे, फटे हुए कपड़े देखे, कहा चल चल, तेरे से बड़े बड़े बुजुर्ग आए, कुछ भी नहीं हो सका, क्या बोलेगा? कहा कि बाबा इजाजत दे दो, 2 जुमले दुआ करूंगा। कहा कि चल, यहां तेरी जगह नहीं है। तो फकीर पहुंचा हुआ था, उसने कहा कमबख्त वजीर, फकीरों से बोलने का भी तुझको सलीका नहीं आया? बीमार बादशाह का वजीर गुस्सा कितना आया, चेहरा लाल हो गया। कहा कि इस तरह बात करते हो वजीरों से?
कहा कि कमबख्त वजीर, तूने तो अभी कहा था कि 2 जुमले से क्या हो जाएगा, मेरे एक जुमले से तो तेरा चेहरा लाल हो गया, मेरे एक जुमले से तेरा चेहरा लाल हो गया है, अभी तो मैं अपनी बात कर ही नहीं सका हूं। वजीर घबराया और बादशाह के सराहने लग गया, और उस फकीर ने जो दुआ की, बादशाह सेहतमंद होकर बैठ गया। इंसानों, हैवाने ना देखो, तुम्हारा सबसे बड़ा वस्फ, सबसे बड़ी खूबी बोलने की खूबी है, और दूसरी पार्टियों में जाकर गुलाम बनकर सबसे बड़ा जो तुम्हारा हश्र होता है। मैं नहीं ये कहूंगा कि तुम चप्पल उठाते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम वहां पर जाकर उसके पांव में मालिश करते हो, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अल्लाह ने जिनको सबसे बड़ा वस्फ दिया था, तुम्हारी जबान की आवाज, तो अपनी जबान पर पट्टी बांध लेते हो और वहां जाकर गुलामी करते हो, अपने कौम की तर्जुमानी नहीं कर सकते, और बैरिस्टर सैफुद्दीन अवैसी की जबान पर कोई ताला नहीं लगा सकता। अख्तरुल ईमान को बोलने से किसी के बाप की मजाल नहीं रोक सकता। एमआईएम यही कहने के लिए आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी क़यादत को हम खड़ी करेंगे। यहां जो लोग बीजेपी की बी टीम कहते थे, उनको भी ढोल ताशा बजाकर हम लोगों ने बता दिया कि बीजेपी की बी टीम कौन है। हमने आसमान के चांद सितारे नहीं मांगे, हमने 45 सीट नहीं मांगे, हमने 6 सीट मांगे। 6 सीट मांगने देने के लिए तैयार नहीं हो, सोचो क्यों, किसके लिए? अख्तरुल ईमान लालची होता तो वजीर बन जाता, लहरों में बह लेता तो मैं भी महलों में रह लेता। अल्लाह का शुक्र है, मैं जो शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह तबारक तआला तेरा बड़ा शुक्र है कि एमएलए बनने के बाद मैं अमीर नहीं हुआ। बहादुरगंज के लोगों मुझे बहुत करीब रखते हो, इसलिए मैं बोलता हूं। मैं 4 भाई से हूं, मेरे तीनों भाई मुझसे ज्यादा अमीर है, अल्लाह का शुक्र है, और मैं उनके बराबर का नहीं हूं। मैं यहां आया सिर्फ इसलिए कि एक मिली दर्द है। कई बार मैंने चाहा कि मैं सियासत छोड़ दूं, इस बस्ती में रहना मुश्किल है, यहाँ के ठगोड़ी आदतों से लड़ना मुश्किल है, धोखा और फरेब से लड़ना मुश्किल है, लेकिन एक बात कि बैरिस्टर सैफुद्दीन अवैसी का झंडा लेकर निकला हूं। तबीयत फिलहाल मेरी मचल गई थी कि शायद सियासत छोड़ दूं, लेकिन मैं सोचा कि एक लंबे अरसे के बाद एक क़यादत खड़ी हुई है, अगर इस क़यादत का झंडा मैं गिरा दूं तो आने वाले 50 सालों में भी कोई दूसरा झंडा उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। उसी हिम्मत के साथ यहां से खड़ा। कांग्रेस के लोगों ने मुझे एमपी का टिकट का ऑफर किया था, नीतीश कुमार ने वजारत का ऑफर किया। अल्लाह का शुक्र है, इन दौलत के पुजारियों के मुकाबले में अल्लाह ने ताकत दी है, और बैरिस्टर सैफुद्दीन अवैसी साहब को मुबारकबाद देता हूं। हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने दिलासा दिया है। मैं शिकस्त खुर्दा हुआ, लेकिन मेरे आंखों में तो गम नहीं था, लेकिन मैंने बैरिस्टर सैफुद्दीन अवैसी को अपने लिए रोते हुए देखा है। यही मोहब्बत का वो जज्बा है कि मैं समझता हूं कि सीमांचल की दर्द को अवैसी ने जिस अंदाज से समेटा है, अवैसी के बाजू को मजबूत करना हम पर लाजिम है, और लाजिम है तो तकरार भूलना पड़ेगा। सोचो जरा, अभी 35% आबादी है मेरे गैर मुस्लिम भाइयों की। मैं सारे को भाजपा ही नहीं कह सकता, ठाकुरगंज में इतनी ही तादाद कम से कम किशनगंज में है, सारे को मैं भाजपा ही नहीं कह सकता, लेकिन सोचो तो जरा कितनी गैरत है उसमें। 1 और 1.5 से कैंडिडेट ज्यादा नहीं होगा। और मुसलमानों, जब तुम्हारी हालत अदालत में तुम नहीं हो, तुम प्रशासन में नहीं हो, मीडिया में तुम्हारी कोई कुव्वत नहीं है, एक ही ताकत है कि वोट से तुम अपने एमएलए एमपी चुनते हो। यहां भी अगर इंतशार का शिकार हो जाओगे तो फिर ये मत कहना किसी ने तुमको बर्बाद किया है, अपनी बर्बादी के मुजरिम खुद बनोगे। ये वोट अल्लाह की अमानत है, इस अमानत को अदा करना भी वाजिब है, और जिसको ये वोट अमानत के तौर पर दिया जाए उसको अमीन भी बनना चाहिए। मैं चूंकि हमारी बस्ती में नई आमद हुई है जनाबे भाई तौसीफ साहब को, इसलिए मैं कहूंगा तौसीफ साहब, मैं ये नहीं कहूंगा कि एमआईएम ही सब कुछ है, आप यहाँ के जीते हुए हैं, लेकिन इस वक्त आपको एमआईएम के लोगों ने अपने गले से लगाया है। खुदा के वास्ते जो पिछड़े हुए हैं उनको गले से लगाइए, और इन लिपटने वालों को कभी अपने गले से जुदा नहीं कीजिएगा। मैं इस बात के लिए आपसे गुजारिश करता हूँ, और मैं आप तमाम तरह से गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों, फिर दूर तक जाओ, दूसरा बैरिस्टर नहीं आएगा। इस बैरिस्टर को क्या है पागलपन कि ये दौड़ दौड़ कर आपके यहां आ जाता है? क्या उनको अपने बेटे को खड़ा करना है यहां से? बिहार की हुकूमत में वजीर बनना है क्या? जो शोहरत और इज्जत अल्लाह ने दी है वो सीमांचल आए बगैर भी उनके लिए काफी है। ऐ सीमांचल के वासियों, मैं यही कहता हूं कि बैरिस्टर सैफुद्दीन अवैसी का अखलास है कि तुम्हारी उजड़ी हुई झोपड़ियां उसने देखी हैं, तुम्हारी कटी हुई बस्तियां तुमने देखे हैं, मजदूरों को सिसकते और बिलकते हुए शहरों में मरते हुए तुमको देखा है।
तुम्हारे गरीब बच्चों को नाखानदा देखा है। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा तुम्हारी हालत खराब है, उसने उसकी पूरी रिपोर्ट देखी है। यही वो दर्दमंद दिल है जिसकी वजह से सीमांचल से उसका रिश्ता है, वरना सीमांचल आता है आदमी तो सेहत बिगड़ जाती है। सीमांचल का रहने वाला और दिल्ली में जब जाता है तो गोरा हो जाता है। पानी अच्छा, खाना अच्छा, लोग अच्छे, हवा अच्छी, और यहाँ नौरोजी खाकर भी उतना गोरा नहीं होता जहाँ रिक्शा चला के गोरा हो जाता है दिल्ली में। और उस काले पानी में असदुद्दीन ओवैसी आता है तो ये मत समझो कि तुमसे कुछ लेने आता है, वो शख्स तुमको देने आता है, जुर्रत देने आया है, हिम्मत देने आया है, ये सियासी गुलामी से नजात देने के लिए आया है, तुमको सर उठाकर जीने का सलीका देने का आया है। सर झुकाकर गुलामों की जिंदगी उसे पसंद नहीं आती, उनकी गैरत तुम्हें गैरत दिलाने के लिए आई है। आओ इनकलाब का नारा लगाओ और बैरिस्टर का साथ देने का इरादा कर लो। तैयार है आप लोग? तैयार है? तो सबने हमको तकलीफ पहुंचाई कि नहीं? सारी पार्टियों ने, मेरे बाप ने, दादा ने कांग्रेस को वोट दिया कि नहीं? जो मस्जिद टूटी है उसका तमाशा शुरू किसने किया है, याद है कि नहीं? लालू जी ने हमको करीब बैठाने से रोका कि नहीं? बदला लेना है कि नहीं? आओ, पिछले दिनों में एक नारा लगाए थे, ये नारा हमें पसंद है इसलिए लगा लेना चाहिए। और देखो, चोट लगती है तो गुस्सा आता है या चेहरे पे मुस्कुराहट आती है? क्या आता है इधर? गुस्सा आता है या मुस्कुराहट? चोट लगती है तो रोना आता है या चुप रहना? अगर चोट लगती है तो बदला लेने का जज्बा पैदा होता है कि सर झुकाने का? तो आओ, बदला लेने का जज्बा है तो मुट्ठी बांधो, हाथ उठाओ, चेहरे पे गुस्से की लकीरें हो और आवाज में ऐसी कड़की हो कि जालिमों के दड़ो दीवार हिल जाए। सबने दिया है हमको चोट। ऐसा, अरे बहादुरगंज तो बहादुरों की सरजमीन है यार, शर्मिंदा मत करो। आवाज निस्वानी नहीं मर्दाना होनी चाहिए। सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, पतंग का निशान जनाब भाई तौसीफ आलम और बहादुरगंज के सभी किसान, मजदूर, नौजवान, हिंदू और मुसलमान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।